इस पर्टिकुलर वीडियो में सोलर एनर्जी के बारे में देख लेंगे और सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या पहले ये देख लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में पोटेंशियल कितना है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का और वेरियस स्टेट्स का कितना है, टारगेट्स क्या क्या है, रिन्यूड टारगेट्स क्या क्या है, इंडिया में एक्चुअल प्रोडक्शन अभी कितने का हो रहा है, तो वो डेटा पता होना चाहिए आपको इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए। उसके अलावा नीड क्या है, बेनिफिट्स क्या है सोलर एनर्जी का। उसके अलावा फिर ये तो ठीक है, पोटेंशियल आपको डेटा पता होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। उसके अलावा चैलेंजेस क्या क्या है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में, उसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या है, तो ये पता होना चाहिए। तो इसमें ये जो पर्टिकुलर मेरा नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप वहां जाके ले सकते हैं। उसके अलावा दो सवाल जो डायरेक्टली आया था सोलर एनर्जी से रिलेटेड 2020 में, तो उन दोनों 15 मार्कर क्वेश्चन था, तो उन दोनों को रफली डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेटा के बारे में। तो डेटा के बारे में अगर से बात करें तो जो सबसे पहले कि टारगेट कितना है, तो टारगेट टोटल है 100 गीगावाट। 40 जो आपका है वो है सोलर पार्क से, जो सॉरी 60 है सोलर पार्क से, 40 जो आपका वो रूफ टॉप से है। उसमें प्रोडक्शन अभी कितना हो रहा है, तो 62 गीगावाट का भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये रहा टारगेट, ये हो रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन। अब टारगेट को रिन्यू भी कर दिया गया है। कहा गया था कि 500 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, उसमें 50 होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक से और 450 होगा रेन्यूएबल से। बाई 2030 की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस 450 में 300 गीगावाट जो होगा वो सोलर से होगा और 140 जो होगा वो विंड से होगा। तो फर्दर अब जो टारगेट जो पहले 100 गीगावाट बाय 2022 था, तो वो अब 300 गीगावाट बाय 2030 हो गया। तो अब ये रिन्यूड टारगेट है। तो आपको टारगेट पता होना चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्शन पता होना चाहिए। और इंडिया जो है अभी 62 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहा है एंड इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में चाइना प्रोड्यूस करता है। और टेक्नोलॉजी में अगर बोले लीडर सोलर एनर्जी में कौन है, तो वो जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी लगभग लगभग 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स पूरा करता है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से। तो ये था डेटा के बारे में। और इंपॉर्टेंट डेटा एक्चुअली पोटेंशियल से भी रिलेटेड है, तो वो जब आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा नीड है, पोटेंशियल है और फिर चैलेंजेस और स्कीम्स है। तो जो जैसे जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूं तो वो लगभग एक बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो स्कीम्स है, स्कीम्स पहले देख लेते हैं। तो स्कीम्स काफी सारी स्कीम्स है। अब एक बार सवाल भी पूछा गया था, तो अब अगर स्कीम्स आपको याद करना है तो आप पहले हेड्स याद कर लीजिएगा किस किस तक। तो जैसे देखिए स्कीम्स में ये 5 हेड्स है। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी स्कीम्स, स्कीम्स नहीं मतलब कौन कौन सी इनिशिएटिव्स है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसी के तहत वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड था, उसी उसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है। तो इसमें एक्चुअली मैं स्कीम्स का नाम स्टार्टिंग में लिखा हुआ हूँ, यही है सारे स्कीम्स का नाम, फर्स्ट पेज में सारे स्कीम्स का नाम है। लेकिन आपको अब इस तरह से याद नहीं रहेगा, तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर एक ये तरह मैं यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो इंटरनेशनल बता दिया। उसके अलावा जो रूफ टॉप है, रूफ टॉप से रिलेटेड सृष्टि स्कीम है, सूर्य मित्र स्कीम है स्किल प्रोवाइड करने के लिए, एक सोलर रूफटॉप सोलर स्कीम करके, रूफटॉप सोलर स्कीम करके भी है। नेट मीटरिंग का कंसेप्ट लाया गया था। फाइनेंस के लिए जो पीएसएल नॉर्म्स लगता है रेन्यूएबल एनर्जी के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स बैंक्स फॉलो करते हैं। उसके अलावा भी पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई थी पीवी सोलर मॉड्यूल्स के लिए। उसके अलावा एक इरेडा नाम की एजेंसी है, इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका काम है फंडिंग प्रोवाइड करना रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा एक आरपीओ होता है, रेन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, तो वो एक तरह से मैकेनिज्म है कि हाँ आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे तो सरकार खरीदेगी। उसके अलावा रिसर्च रिलेटेड सीएसआईआर हो गया या एनआईएससी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, वो सब काफी काम कर रहे हैं। एक सोलर ट्री बना था कि एक पोल होगा, उसमें सोलर पैनल्स का ओरिएंटेशन ऐसा होगा कि कम लैंड में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। अब मेजर मेजर जो स्कीम्स है इधर, एक तो आपका है कि पीएलआई स्कीम इधर लॉन्च हुई थी, सोलर रूफटॉप स्कीम लॉन्च हुई थी, एक कुसुम स्कीम भी लॉन्च हुई है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए और सोलराइजेशन ऑफ फार्म्स करने के लिए, कि ताकि सोलर पंप्स फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। तो ये सारा स्कीम्स का रहा। उसके अलावा जो चैलेंजेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा चैलेंजेस देख लेते हैं। तो ये सारी स्कीम्स है, तो ये सारी स्कीम्स आप गो थ्रू कर लीजिएगा और उसके अलावा उस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। चैलेंजेस देख लेते हैं, पोटेंशियल देख लेते हैं और नीड देख लेते हैं। उसके बाद सारे सवाल को देख लेंगे। चैलेंजेस अब रहा तो क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है वो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज क्या है कि अभी ग्रिड फ्लक्चुएशंस होता है, जिसकी वजह से ग्रिड एनर्जी कॉरिडोर वगैरह भी स्टार्ट किया जा रहा है इंडिया जर्मनी के बीच में। स्टोरेज की दिक्कत है, स्टोर नहीं कर पाते हैं सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा काफी ज्यादा ओवर हीटिंग हो जाती है।
तो ओवर हीटिंग होती है, गर्म होने के बाद क्या होना है, इफिशियंसी सोलर पैनल्स की कम हो जाती है। तो अब इसलिए फ्लोटिंग प्लांट्स लाएं। फ्लोटिंग प्लांट्स हैं कि पानी के ऊपर सोलर पैनल्स तैर रहे होंगे, तो क्या होगा कि ओवर हीटिंग को का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है तो उतनी ज्यादा ओवर हीटिंग हो नहीं पाएगी। साथ में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है, डेट इज राजस्थान। 16 गीगावाट का प्रोडक्शन होता है। वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि सैंड डस्ट क्या होता है ना, वो पैनल्स पे बैठ जाता है, जिसकी वजह से फिर सोलर इंसोलेशन जो पैनल से पड़ेगा वो थोड़ा कम हो जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा नॉन स्टिकी लेयर कुछ उस पर लगाए, तो ऐसा कुछ इंजीनियरिंग इनोवेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा कॉस्ट क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है, और अभी भी प्राइस पर यूनिट देखेंगे आप, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो प्राइस पर यूनिट होता है। अब कुछ होगा 8 रुपीज पर यूनिट होगा, 10 रुपीज पर यूनिट होगा। तो अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी का और इनफैक्ट सोलर का काफी ज्यादा एज कम्पेयर टू द थर्मल एनर्जी का जो प्राइस है, तो अभी कॉम्पिटिटिव उतना नहीं हुआ है। साथ में इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। जैसे आप रूफटॉप के लिए अगर खरीदते हैं ना, तो लगभग वो 25 साल चलता है वो इक्विपमेंट, और लगभग ब्रेक इवन होने में 5 साल लग जाता है। लैंड एक्विजिशन या लैंड अवेलेबिलिटी का भी इशूज है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स वाटर बॉडीज पे बना सकते हैं, या फिर एक हाइब्रिड विंड सोलर मॉडल है कि यहाँ पे सेम लैंड से आप विंड एनर्जी सोलर एनर्जी दोनों प्रोड्यूस करेंगे, तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्स होगा। और उसके अलावा लैंड की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप, रूफटॉप पे कर सकते हैं। रूफटॉप में काफी कम प्रोडक्शन होता है। जो टारगेट था 100 गीगावाट का, तो 60 गीगावाट हो रहा है टारगेट है आपका सोलर पार्क से, और 40 गीगावाट से आपका रूफटॉप है। रूफटॉप में केवल 5.7 गीगावाट हो रहा है, जिसमें हम काफी पीछे है। वेदर फ्लक्चुएशंस वगैरह होते हैं। इंडिया में काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है सोलर पैनल्स। और ऊपर जो इंडिया ने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट लगाया था, तो डब्ल्यूटीओ ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, बोला कि वो एंटी कम्पिटिटिव है, इंडिया नहीं लगा सकता है। लोकल प्रॉब्लम्स वगैरह तो आपको पता है। इवन काफी रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह का भी यूज किया जाता है, तो इंडिया में उसकी माइनिंग काफी कम होती है, तो इंडिया को रिलाई करना पड़ता है डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, या फिर अर्जेंटीना हो गया, कोलंबिया हो गया, ये सब पे, या चाइना हो गया इनफैक्ट। उसके अलावा मैंने स्कीम्स आपको बता दिया, चैलेंजेस आपको बता दिया। अब रहा पोटेंशियल। पोटेंशियल एक इजी है, इजी गोइंग। आपको पता है क्या सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन पॉल्यूटिंग है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत कम होता है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसको सवाल में ऑलरेडी आया, तो जब सवाल डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल में जाके डिस्कस कर लेंगे। सॉरी, नीड के बारे में। और पोटेंशियल का डेटा मैं आपको कुछ बता देता हूँ, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा वो सारे डेटा। ठीक है, तो पोटेंशियल आप देख लेते हैं। तो ये सवाल डिस्कस करेंगे अभी, उससे पहले बस एक के लिए पोटेंशियल देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, एक मैं विंड से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया था। तो विंड में इंडिया का पोटेंशियल कितना है, एट 100 मीटर हाइट है 302 गीगावाट, और 120 मीटर हाइट पे 695 गीगावाट। और जो 302 गीगावाट का जो पोटेंशियल, उसमें सबसे ज्यादा गुजरात में 84 गीगावाट, फिर है कर्नाटक 55 गीगावाट, फिर है महाराष्ट्र 45 गीगावाट, फिर है आंध्र प्रदेश 44 गीगावाट, फिर है तमिलनाडु 33 गीगावाट, फिर है राजस्थान 18 गीगावाट, फिर है एमपी 10 गीगावाट। तो लगभग लगभग ऊपर के आप टॉप 3 आप याद कर लीजिएगा। और 7 विंडी स्टेट्स कौन कौन है, वो आपको 7 स्टेट के नाम तो याद होने चाहिए। ऑफशोर में पोटेंशियल है 127 गीगावाट। और एक्चुअली में हम कितना, टारगेट कितना है 60 गीगावाट्स का, तो एक्चुअली में कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी लगभग 48 गीगावाट कर रहे हैं। पर ये डेटा जब 35 गीगावाट प्रोडक्शन होता था, तो किस स्टेट से कितना होता था उसका ये डेटा है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है 9 गीगावाट, फिर होता है गुजरात में 7 गीगावाट, फिर होता है कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान में लगभग 4 गीगावाट होता है। टोटल 7 विंडी स्टेट्स है। तो ये हो गया विंड का। अब सोलर का देख लेते हैं डेटा। सोलर का क्या है कि टारगेट कितना है, तो आपको पता है 100 गीगावाट, और अब इनहांस कर दिया गया 300 गीगावाट बाय 2030। प्रोडक्शन कितना होता है 62 गीगावाट का। पोटेंशियल कितना है, तो इंडिया में लगभग अगर आप लैंड यूज देखेंगे, तो जितना भी लैंड है उसमें 3% आपका वेस्टलैंड है। और एनआईएससी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का बोलना है कि उस 3% वेस्टलैंड से हम लगभग 748 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 748 पोटेंशियल है 748 गीगावाट का, और हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं 62 गीगावाट। तो 62 गीगावाट किस किस स्टेट से कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका डेटा, और 748 गीगावाट जो पोटेंशियल है, तो किस स्टेट का कितना पोटेंशियल है, तो उसका डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा का डेटा ये है, और पोटेंशियल का डेटा ये है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल भी राजस्थान में है, और प्रोडक्शन भी राजस्थान में है। राजस्थान में आपका पोटेंशियल 142 गीगावाट का है। जम्मू कश्मीर आपको नहीं लगेगा, लेकिन 111 गीगावाट का है। काफी ज्यादा पोटेंशियल है। लगेगा नहीं कि जम्मू कश्मीर में पोटेंशियल होगा, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में पोटेंशियल होगा, पर है। महाराष्ट्र में 64 का है, एमपी में 61 का है, आंध्र प्रदेश में 38 का है। ये सब टॉप लीडिंग स्टेट्स हो गए। और आप यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन कितना होता है, सबसे ज्यादा राजस्थान में 16 का होता है,
गुजरात में 8 का होता है, कर्नाटक में 7.8 का होता है, तमिलनाडु में 6.2 गीगावाट का होता है, तेलंगाना में 4.6 गीगावाट का होता है। तेलंगाना में इतना ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो तेलंगाना में एनटीपीसी ने एक्चुअली बनाया है। और इस बार प्रीलिम्स में सवाल भी आया था कि कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो फुल्ली सोलर पावर्ड है, दैट इज कोची एयरपोर्ट ऑफ केरल। और सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो भादला जोधपुर राजस्थान में सेटअप किया गया जो 2.24 गीगावाट्स का। लार्जेस्ट फ्लोटिंग अभी तेलंगाना में है, लेकिन अभी एक खांडवा एमपी में बनेगा जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट हो जाएगा। फ्लोटिंग सोलर प्लांट का फायदा क्या होता है कि हाँ आपके पास लैंड नहीं है तो आप वाटर बॉडी पे भी बना सकते हैं, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इवन वाटर बॉडीज में भी फायदा होता है क्योंकि ज्यादा सोलर लाइट नहीं पड़ता है तो एल्गल ब्लूम वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है वाटर बॉडीज में। तो ये सब फायदा होता है फ्लोटिंग सोलर प्लांट का। उसका तो ये सवाल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा स्कीम्स का कैसे कैटेगराइजेशन करना है वो मैंने आपको बता दिया। और कुछ कुछ यहाँ पे देख लीजिए, ये लगभग मैंने आपको बता दिया है। जो विंड एनर्जी जो अब 2030 का टारगेट है रेन्यूएबल एनर्जी का 500 है, जिसमें 50 जो है आपका वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक से, 450 है रेन्यूएबल से। 450 रेन्यूएबल में सोलर से 300 है, विंड से 140 है। उस 140 में 110 है ऑनशोर से, 30 है ऑफशोर से। ऑनशोर ऑफशोर आई गेस आपको पता होगा। और सोलर विंड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है चाइना। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने कहा कि इंडिया का जो पोटेंशियल है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में दैट इज 748 गीगावाट, अगर 3% ऑफ द वेस्टलैंड से हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो। अब अभी कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर एनर्जी? 62 गीगावाट। पर जब मोदी जी आए थे उस समय केवल 2014 में केवल 2 गीगावाट का प्रोडक्शन होता था। तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, जो सच्चाई है। और कुछ कुछ डेटा और भी आप कर सकते हैं, जैसे आपका सोलर एनर्जी इंडिया लगभग 300 दिन से ज्यादा पीक सोलर रेडिएशन मिलता है इंडिया में, जिसकी वजह से 5000 ट्रिलियन किलोवाट पर ईयर इतना एनर्जी इक्विवेलेंट मिलता है, जो रफली आप पर एरिया अगर ट्रांसलेट करेंगे इंडिया से इंडिया के एरिया को डिवाइड करके इस डेटा को, तो 4 to 7 किलोवाट आवर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे लगभग बैठ जाता है। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और भी बहुत सारी स्कीम्स है, ऐसे सोलर पार्क स्कीम है, डिफेंस स्कीम है, डिफेंस लैंड में सोलर पैनल्स को स्टैब्लिश करना। तो ये सभी आप देख सकते हैं। अब जो मेन सवाल है उस पर हम आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है, पहले जीएस3 वाले को देख लेते हैं। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी कौन कौन सी होती है? आपका कोल होगा, आपका गैस से होगा, नेचुरल गैस से होगा, आपका ऑयल से होगा। ठीक है, तो क्या बेनिफिट्स है? दूसरा क्या है कि क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट का है। तो दो पार्ट है, आपका बेनिफिट्स बताना है, बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, और दूसरा है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स बतानी है। तो बेनिफिट्स बताने से पहले आपका स्ट्रक्चर क्या होगा कि इंट्रोडक्शन में कुछ सोलर एनर्जी के बारे में आप कुछ डेटा लिखोगे, फिर आप बेनिफिट्स लिखोगे, फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिखोगे, और फिर एंड में कुछ आप वे फॉरवर्ड लिखोगे कि अच्छा फर्दर कैसे आप एनहांस कर सकते हैं सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। और एंड में आप एक कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन में आप एसडीजी 7 से कंक्लूड कर सकते हो। एसडीजी 7 से रिलेटेड एक सवाल भी आया था पहले 2018 में। अब डेटा क्या क्या डाल सकते हो? तो इंडिया में टारगेट कितना है 2022 तक, कितना था सोलर एनर्जी का? 100। उसके अगेंस्ट हम किए कितना? 62। फिर रिन्यूड टारगेट कितना है आपका? तो 300 गीगावाट बाय 2030। पोटेंशियल कितना है? तो 748 गीगावाट फ्रॉम 3% ऑफ द गिवन वेस्टलैंड। और कुछ डेटा भी मैंने आपको बताया कि 300 डेज ऑफ पीक सोलर रेडिएशन मिलता है, जिससे एनर्जी कितनी मिलती है? 5000 ट्रिलियन किलोवाट पर आवर, जो लगभग 4 to 7 किलोवाट आवर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। तो ये सब आप डेटा पे इंट्रोडक्शन में डालेंगे। इतना अच्छा अगर डेटा डाल देंगे सोलर एनर्जी के सवाल पे, तो आपका ऐसे ही 1 से 1.5 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा, 1.5 मार्क्स तो आराम से बढ़ जाएगा। और ये मेहनत करनी पड़ेगी। अब बेनिफिट्स क्या क्या है? तो तीन केस में मैं डिवाइड कर दिया। एक इकोलॉजिकल बेनिफिट्स, दूसरा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द नेशन, और तीसरा है कंज्यूमर्स को बेनिफिट। अब कंज्यूमर्स को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? आप रूफटॉप पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा नेट मीटरिंग से। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉसिबल हो पाएगा फार ऑफ एरियाज या फिर ट्राइबल एरियाज में। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है? ये रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पॉल्यूशन फ्री और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम नहीं होता है आफ्टर इंस्टॉलेशन। बिफोर इंस्टॉलेशन तो होगा क्योंकि टोटली ये कार्बन न्यूट्रल तो नहीं है। उसके बाद वाटर का रिक्वायरमेंट काफी कम होता है सोलर पैनल्स में, थर्मल पावर में काफी ज्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। ई वेस्ट जनरेट होगा, लेकिन ओवरऑल वेस्ट जनरेशन एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट्स में कम होता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है कि इंपोर्ट इंडिया का काफी कम होगा, बिकॉज 90% ऑफ द ऑयल नीड्स और 50% ऑफ द गैस नीड्स इंडिया इंपोर्ट करता है। रनिंग कॉस्ट का काफी कम है, मेंटेनेंस की कम रिक्वायरमेंट है। टीएनडी लॉस काफी कम होगा क्योंकि आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस इसमें आपको बनाना नहीं पड़ता है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है? मैंने आपको 5 कैटेगरीज में आपको बताए थे, तो वो वही चीज आपको रिपीट करना है। इंटरनेशनल लेवल में क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन नेशन वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। फिर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंडिया जर्मनी के साथ काम कर रहा है। मेजर स्कीम्स कौन है? पीएलआई स्कीम है, कुसुम स्कीम है, नेशनल सोलर मिशन विच इज पार्ट ऑफ एनपीसीसी। और उसके बाद आईएनडीसी का एक टारगेट हो गया,
रूफटॉप में सोलर रूफटॉप स्कीम है, सृष्टि है, सूर्य मित्र है, नेट मीटरिंग है, फाइनेंसिंग में क्या इरेडा है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, पीएलआई वगैरह बीएल। रिसर्च नीड्स में क्या एनआईएससी सीएसआईआर अंडर रिसर्च कर रहा है, सोलर ट्री सीएसआईआर ने बनाया। उसके अलावा वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है। आप किसी भी चीज का वे फॉरवर्ड आप देखेंगे तो एक होता है कि आपको एक फाइनेंसियल्स मिल पाए, दूसरा होता है एक बेटर टेक्नोलॉजी आपको मिल पाए। फाइनेंसियल्स कैसे मिलेंगे, तो इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म जैसे ग्रीन बॉन्ड्स हो गए या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गए, तो यहाँ से आपको कुछ फाइनेंसियल्स मिल सकता है। ये राजीव रंजन सिंह कमेटी भी बैठी थी इस पर्टिकुलर पर्पस पे, सोलर एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड, तो उसने भी ऐसा सुझाया था। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर बेस्ट टेक्नोलॉजी शेयरिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। अब एक लैंड अवेलेबिलिटी एक मेजर इशू होता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, हाइब्रिड सोलर विंड प्रोडक्शन कर सकते हैं कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्स हो, या फिर सोलर रूफटॉप को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ऑलरेडी 5.6 गीगावाट ही प्रोड्यूस होता है सोलर रूफटॉप से। उसके अलावा फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स वगैरह भी हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी की दिक्कत है, तो हम वाटर बॉडी पे सोलर पैनल्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और ये SDG 7 वगैरह को बोल के हम एंड कर सकते हैं। और उसके अलावा एक सवाल आया था 2020 में, GS1 में आया था। अब देखिए ये रेन्यूएबल एनर्जी का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। एक विंड का सवाल मैं डिस्कस कर लिया, दो यहाँ पे मैंने सोलर का सवाल डिस्कस किया। उसके अलावा भी काफी सवाल आया, एक आया था वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पे डायरेक्ट सवाल आया था, वो हो गया। इवन 2022 में भी आया है कि क्या इंडिया 50% ऑफ द एनर्जी नीड्स रिन्यूएबल से पूरा कर पाएगा कि नहीं बाय 2030, तो वो एक सवाल हो गया। फिर उसके अलावा एक 2017 में आया था कि हाँ, आप कोल से आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इतनी इजीली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस है, तो उस पर एक सवाल आया था। तो वो सब भी इनडायरेक्ट वे में सवाल रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी सेक्टर से था, तो उस सबको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दो सवाल डायरेक्ट सोलर एनर्जी से था। आप सवाल देखते हैं, इंडिया इज इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी दो देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन इट्स डेवलपमेंट। तो अब क्या है कि जब भी कोई सवाल आता है ना, तो जो सवाल में लिखा है उसी को फैला देना है कि इंडिया इज इमेंस पोटेंशियल, तो इंडिया के इमेंस पोटेंशियल के बारे में आपको बताना है। दूसरा क्या है, रीजनल वेरिएशंस है, तो आपको वो बताना है। रीजनल वेरिएशंस क्यों है वो आपको बताना है, ठीक है। अब उसने में आपका 3 पन्ना नहीं भरेगा, तो आपको कुछ चैलेंजेस भी बताने होंगे सोलर एनर्जी के, कुछ वे फॉरवर्ड भी बताना होगा, एंड में आपको कंक्लूजन भी लिखना होगा जो आप SDG 7 से एंड कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आप सोलर एनर्जी के बारे में कुछ बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन में सोलर एनर्जी के बारे में कुछ बताएंगे, फिर मेन पार्ट जो पे आएंगे कि इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया के बारे में आप कुछ डेटा देंगे, जो आप एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिसको आप एक पन्ना में कवर करेंगे। फर्दर एक पन्ना में आप कवर करेंगे रीजनल वेरिएशंस, डेटा के थ्रू बताएंगे, और क्यों है रीजनल वेरिएशंस वो आप बताएंगे। और फिर उसके अलावा लास्ट एक पन्ना में आप केवल कुछ चैलेंजेस बताएंगे, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स बताएंगे, क्या क्या वे फॉरवर्ड किया जा सकता है वो आप बताएंगे, और एंड में आप कंक्लूड करेंगे। अब सोलर एनर्जी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वही होगा। 748 गीगावाट पोटेंशियल है, टारगेट 100 गीगावाट पे 2022 था, और 300 गीगावाट पे 2030 है। अभी प्रोड्यूस 62 गीगावाट कर रहे हैं। 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स पर ईयर इतना सोलर एनर्जी इक्विवेलेंट इंडिया पे पड़ता है, और 300 दिन से ज्यादा पीक सोलर रेडिएशन हमको मिलता है। तो ये सब डेटा, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यही सब आपको इंट्रोडक्शन में डालना है। जो पिछले सवाल में डाले वही एज इट इज इसमें डालेंगे। अब इंडिया का सोलर पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। तो इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं कि एक मैंने आपको बताया था कि 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर्स इतना सोलर एनर्जी पड़ता है, सोलर इंसुलेशन मिलता है, क्योंकि 300 दिन से ज्यादा पीक सोलर रेडिएशन हमको मिलता है। और उसको ट्रांसलेट कर देंगे एरिया से डिवाइड करके, इंडिया के एरिया, तो दैट इज रफली 4 to 7 किलोवाट आवर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो ये डेटा है सोलर पोटेंशियल का। और इवन इंडिया के पास 3% लगभग वेस्टलैंड है एज पर द लैंड यूज का जो भी आपका डेटा है। तो NISC ने बोला कि सारे अगर वेस्टलैंड को हम यूज कर लेंगे फॉर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, तो हम 748 गीगावाट प्रोड्यूस कर लेंगे। उसके अलावा हम लोग के पास बहुत वेस्टलैंड और भी है। सोलर पैनल्स को रूफ टॉप पे भी स्टैब्लिश किया जा सकता है, वाटर बॉडीज पे भी स्टैब्लिश किया जा सकता है। आजकल हम फ्लोटिंग प्लांट्स वगैरह भी बना रहे हैं, कैनाल्स पे कर सकते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे भी कर सकते हैं, डिफेंस के वैकेंट लैंड्स पे कर सकते हैं, रेलवे के वैकेंट लैंड पे कर सकते हैं। तो बहुत हमारे पास वेस्टलैंड भी है, और इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। तो ये रीजंस है कि इंडिया का सोलर पोटेंशियल काफी हाई है। दो मेन रीजन होता है, एक कि सोलर इंसुलेशन ज्यादा पड़ना क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, दूसरा इंडिया के पास वेस्टलैंड भी है अच्छा खासा। अब ये सोलर पोटेंशियल के बारे में बोल रहा है, तो डेटा तो 748 गीगावाट आप बता दिए, लेकिन स्टेट वाइज भी बता दीजिए। तो जो टॉप है, मैंने आपको बताया था, तो उसको एक टेबल में डाल दीजिए। राजस्थान का 142 गीगावाट है, जम्मू कश्मीर का 111 गीगावाट है, महाराष्ट्र 64 गीगावाट, मध्य प्रदेश 61 गीगावाट, आंध्र प्रदेश 38 गीगावाट। एक बार अब ये रट लेंगे ना, तो उसका सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल का एनर्जी का जो भी सवाल आएगा ना, इतने अच्छे से आप लिखेंगे, जिसमें आपको अगर 15 मार्क्स का सवाल है, ऐसे आपको अगर आपको 6 मिल रहे होते, मेरे
आंसर के बाद आप गो थ्रू करने के बाद आपको 8 साढ़े 8 जरूर मिलेगा, 2-2.5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आपका हो ही जाएगा। इसी तरह आप लगभग सारे टॉपिक्स कर लेंगे ना जीएस के, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपका होगा ही। उसके अलावा आप देखते हैं कि अब है कि अब ये बोल रहा है कि देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन डेवलपमेंट, मतलब कि प्रोडक्शन हर स्टेट में अलग अलग है। ठीक है, इंडिया प्रोड्यूस कितना करता है, 62 गीगावाट विद 5.7 फ्रॉम रूफटॉप सोलर। अब रीजनल वेरिएशंस हैं, अब जैसे वो आप टेबल में देख सकते हैं कि राजस्थान में 16 है, गुजरात में 8 है, कर्नाटक में 7.8 है, तमिलनाडु में 6.2 है, तेलंगाना में 4.6 है। तो रीजनल वेरिएशंस तो है, हर स्टेट अलग अलग प्रोड्यूस कर रहा है। पहले पोटेंशियल के बारे में बोला तो वो भी बता दिए, रीजनल वेरिएशंस का डेटा दे दिए। अब कुछ रीजंस भी तो बताना होगा। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल भी राजस्थान में है, तो ज्यादा चांस है कि प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा राजस्थान में होगा। फिर एक रीजन है कि देखिए राजस्थान गुजरात में आपको सेमी एरिड एरियाज मिल जाते हैं, तो वहाँ पे वेस्टलैंड काफी अवेलेबल है, तो इसलिए सोलर एनर्जी प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रहा है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए सेकंड हाईएस्ट पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में 111 गीगावाट, लेकिन शायद 1 गीगावाट का भी प्रोडक्शन नहीं होता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की उतनी कोई फ्लेक्सिबल या फिर कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं रही अभी तक सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड। यही इवन तेलंगाना का पोटेंशियल बहुत कम है, 15-20 के आसपास ही है, लेकिन प्रोड्यूस कर रहा है 4.6 गीगावाट, मतलब लगभग अच्छा अपने पोटेंशियल का लगभग 20% यूटिलाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी अच्छी रही है रिगार्डिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इवन फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो इंडिया का सबसे बड़ा है वो अभी तेलंगाना में है। उसके अलावा काफी चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, स्टोरेज के ओवर हीटिंग ऑफ पैनल्स होता है, ग्रिड फ्लक्चुएशन होता है, सैंड डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके वजह से इफिशिएंसी कम हो जाती है। उसके अलावा ह्यूज इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वेदर फ्लक्चुएशंस वगैरह होते हैं, लैंड अवेलेबिलिटी वगैरह की दिक्कत है, पुअर मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ पैनल्स इन इंडिया, ये सब चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस के कैटेगरीज क्या क्या है आप देख लीजिएगा, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, उसके अलावा आपका वेदर फ्लक्चुएशंस हो गया, लैंड की अवेलेबिलिटी एक चैलेंज है, मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडियन पैनल्स का काफी पुअर है, साथ में एक इंटरनेशनल लेवल चैलेंज है, क्योंकि अब डब्ल्यूटीओ वगैरह देखेंगे तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो इंडिया पुट फॉरवर्ड किया था तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, जो पिछले सवाल का वे फॉरवर्ड है एज इट इज मैंने चेप दिया है, तो कुछ वे फॉरवर्ड आप देख लीजिएगा। एक फाइनेंस से रिलेटेड राजीव रंजन कमेटी को कोट कर दीजिए, ग्रीन बॉन्ड्स कोट कर दीजिए, शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस या टेक्नोलॉजी हो जाएगा आईएसए के थ्रू, लैंड अवेलेबिलिटी को आप टैकल कर सकते हैं हाइब्रिड सोलर विंड प्रोडक्शन से, उसके अलावा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से, रूफटॉप पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि टारगेट था 40 गीगावाट का, लेकिन हम प्रोड्यूस केवल कर रहे हैं कितना 5.6 गीगावाट, और एसडीजी 7 से लेके आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर ये जो आप मेरे ये नोट्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और आपको ये अगर इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा, आपको इंप्रूवमेंट अगर मिलती है आपके आंसर राइटिंग वगैरह में, क्योंकि आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर भी आपको पता चल जाएगा और आपका कंटेंट भी इनहांस होगा, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो डू सब्सक्राइब मेरे चैनल, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने में।